आज के इस वीडियो में हम डैनोडेन एपिसोड 9 की कहानी को कवर करेंगे। एंड फाइनली मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो अगली बार से मैं डैनोडेन के एपिसोड एक्सप्लेनेशंस को ऑन टाइम अपलोड कर पाऊंगा। एंड इसी के साथ मैं और भी टॉपिक्स पर फोकस कर पाऊंगा, जैसे दूसरे एनिमे हो या फिर टॉप 10 लिस्ट हो। और देरी के लिए माफी चाहता हूँ। वैसे बात करें इस एपिसोड के बारे में, तो डैनोडेन वॉचर्स को पर्सनली एक लॉयर को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि अब इन लोगों ने हद पार कर रखी है। ये एपिसोड 23 मिनट का है, जिसमें से 15 मिनट हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स नंगे हैं और ये नंगे होके फाइट करते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि तुम लोगों को एक लॉयर हायर करना पड़ेगा ताकि इस एनिमे को तुम लोग डिफेंड कर सको। तो देखो, इस बार तो वार्निंग दे रहा हूँ, ईयरफोन्स लगा लो और इस बार घर के एकदम कोने में बैठना, जिस कोने पे चूहे भी जाना नहीं पसंद करते। ओके, वहां जाके देखना। तो बिना किसी देरी के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ओकरोन अपना सामान खोने वाला था, लेकिन आयरा के पास एक्रोबैटिक सिल्की की पावर आ चुकी थी। अब यहाँ पर वो ओकरोन को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अपना भाई ओकरोन पूरा नंगा पड़ा है, वो भी अपने पैरों को 180 डिग्री खोल के। यहाँ ओकरोन अपने कपड़े ढूंढने के लिए क्लास में जाता है और यहाँ एक्रोबैटिक सिल्की या फिर कह सकते हैं अपनी आयरा काफी बढ़िया तरीके से उन एलियंस का सामना करती है। लेकिन वो सेरपोनियंस का सामना नहीं कर पाती, क्योंकि वो अपने साइकिक पावर्स से उस पर हावी पड़ रहे थे। लेकिन वो बॉक्सर वाले चिकिटा एलियन से काफी अच्छे से लड़ रही थी। इसी चक्कर में वो एलियन ओकरोन की तरफ पंच लैंड कर देता है और भाई अपने उड़ते हुए नंगे बेंचेस के ऊपर गिरते हैं। यहाँ आयरा और बॉक्सर का फाइट कंटिन्यू होता है, जिसमें आयरा बॉक्सर को सीधे ऊपर के फ्लोर पे अटका देती है। यहाँ वो ओवर कॉन्फिडेंस में उस सर्पोनियन पे हमला करती है, लेकिन वो उसे पलक झपकते ही अपने प्रेशर फील्ड से दीवार पे कैद कर लेता है। यहाँ पर वो सर्पोनियंस उसे मॉक करते हैं और यहाँ आयरा फिर भी अपना घमंड नहीं छोड़ती। वो कहती है कि मैं चूजन पर्सन हूँ, मुझे तुम लोग ऐसे नहीं मार सकते। और यहाँ पर पलक झपकते ही वो बॉक्सर एलियन सीधा उसके पेट में पंच मारता है और उसे दीवार के आर पार कर देता है। यहाँ वो सर्पोनियंस डिसाइड करते हैं कि वो आए तो ओकरोन के लिए थे, लेकिन अब क्योंकि आयरा के पास भी पावर्स हैं और उसके स्पीच पावर्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए तो वो सर्पोनियंस के जाल में एक्चुअल में आ पाई, वरना बाकी लोगों की तरह वो भी स्पेस में इंक्लूड नहीं होती। तो यहाँ वो डिसाइड करते हैं कि वो आयरा के साथ भी रिप्रोड्यूस करेंगे। इसी बात पे ओकरोन भाई की चढ़ जाती है और वो बेहोशी से वापस उठते हैं और अपने भाई साहब नंगे ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यहीं पर वो तीनों एलियंस बिना वक्त गवाए एक बहुत ही खतरनाक अटैक यूज करते हैं, जो कि उन्होंने पिछले एपिसोड में यूज किया था, ऑसम जोन, जिसके कारण वो ऐसा सर्कुलर फील्ड बना देते हैं और उसमें इतनी ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि ट्रांसफॉर्म होना तो छोड़ो, खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। बट इसका एक फ्लॉ है कि ये सर्पोनियंस खुद उस जोन के अंदर नहीं जा सकते, उन्हें ऐसा पोस्चर कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो वो उस बॉक्सर को भेजते हैं ताकि वो उन दोनों को मार मार के पूरी तरह से बेहोश कर सके, फिर उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। यहाँ पर ओकरोन पहले तो कुछ कर नहीं पा रहा था, जहाँ आयरा भी उसकी जान की भीख मांगती है, लेकिन सडनली ओकरोन उस बॉक्सर का पंच पकड़ लेता है और इवन वो अपना फुल थ्रॉटल डैश भी यूज कर लेता है। यहाँ एलियंस की तरह हम भी कंफ्यूज थे कि ऐसा तो नामुमकिन था। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इनकी साइकिक पावर्स को कोई और साइकिक पावर रिपेल कर रही थी, और यहीं पर आती है अपनी मोमो, जो कि इन सभी एलियंस के ऊपर फुल ऑन 200% गुस्से में थी अबाउट व्हाट हैपेंड इन द एपिसोड 1। यहाँ वो इवन ओकरोन पे गुस्सा थी, आई मीन पिछले एपिसोड में उसने जो कांड किए हैं। तो यहाँ पर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि ओकरोन और आयरा उन एलियंस से लड़ेंगे और यहाँ पर मोमो उन एलियंस के साइकिक पावर्स को रिपेल करेगी। लेकिन यहाँ पर उससे भी बड़ा मैटर है, वो जो 3 एलियंस है ना, उनमें से एक एलियन उस बॉक्सर एलियन में अपना केला घुसाता है और उसी के थ्रू उसके अंदर पावर ट्रांसफर कर देता है। मतलब दुनिया के 100 तरीकों में से यही एक तरीका मिला पावर ट्रांसफॉर्म करने का। खैर, पावर ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो काफी ताकतवर बन जाता है। अब तक वो सिर्फ फिजिकल अटैक्स यूज कर पा रहा था और अब वो साइकिक प्लस फिजिकल दोनों यूज कर पाता है, और उसके अटैक्स इतने ज्यादा तेज होते हैं कि वो आयरा को 1 सेकंड में ही अपर कट मार के ढेर कर देता है। लेकिन मजे की बात ये थी कि ओकरोन उसके पंचेस को देख सकता था, क्योंकि ओकरोन का प्राइम पावर ही स्पीड है। तो अब होती है अखंड बकचोदी, क्योंकि ओकरोन उस बॉक्सर एलियन के पंचेस देख सकता है, तो वो आयरा को पकड़ के उस अटैक्स को डॉज करते नंगा बेली डांस करते हुए उस एलियन से लड़ता है। और ये कौन सा पोज है जरा मुझे बताना। यहाँ जान दांव पे लगी पड़ी है और आयरा को इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हेंटाई का बुरा असर हो चुका है लड़की पे। तो अब यहाँ पर सडनली एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, पूरा पानी ग्रीन हो जाता है और इवन सराउंडिंग की दीवार भी पानी जैसे बनने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो लिजर्ड वाला एलियन वापस आ चुका है जो अपने मुंह से बीम छोड़ता था। यहाँ पर वो सर्पोनियंस में से एक बंदा उस लिजर्ड को थोड़ा बहुत डांटने लगता है, लेकिन
लेकिन पलक झपकते ही वो उसके 2 टुकड़े कर देता है। यहाँ ये सब कुछ देख के ओकारोन और आया से भागने लगते हैं, लेकिन आयरा पीछे रहने के कारण उनसे कीप अप नहीं कर पाती और सडनली आयरा को एक बहुत ही खतरनाक पंच पड़ता है अंडर वाटर से, जहाँ हम देखते हैं कि वो बॉक्सर एलियन अंडर वाटर से ही खतरनाक साइकिक पंचेस मार सकता है जो कि किसी भी बंदे को नॉकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो एलियन एक मैंटिस की तरह काम कर रहा था। अगर मैंटिस के बारे में नहीं जानते तो वो एक अंडर वाटर क्रिएचर है जो पानी के अंदर 15,000 न्यूटन फोर्स जितना पंच डिलीवर कर सकता है, और वो भी पानी के अंदर। मैं दोबारा कह रहा हूँ, पानी के अंदर। पानी के अंदर इंसानों के लिए पैर मूव करना मुश्किल हो जाता है और ये क्रिएचर पानी का साइतामा बना हुआ है। तो वो बॉक्सर एलियन भी अभी कुछ मैंटिस की तरह ही बन चुका था। पानी में उसके पंच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता क्योंकि वो मैंटिस की तरह पंच तो कर सकता है पर उसे सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। तो जब तक वो बाहर था तो वो पंचेस तो डिलीवर नहीं कर सकता। अगर वो करेगा भी तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ओकारोन डिसाइड करता है कि वो अपना स्पीड का इस्तेमाल करके जल्दी से तैर के वो दोनों वहां से निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर होता यूं है कि एक्चुअल में टर्बो ग्रैनी को तैरना नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि ओकारोन भी तैर नहीं सकता। तो ये दोनों फिर से तैर के भागने लगते हैं, जहाँ ओकारोन बात करता है कि उन्हें आयरा को बचाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मोमो आयरा से चिढ़ रही थी और वो आयरा को इतना ज्यादा बचाने में इंटरेस्टेड नहीं थी। यहाँ पर वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। इवन मोमो फिर से ओकारोन पे भड़क जाती है। तो यहाँ पर ओकारोन मोमो को समझाता है कि अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो मुझसे बात किया करो। मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि तुम ठीक रहो और तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई नफरत ना हो। यहीं पर आया से मान जाती है, लेकिन सडनली अटैक के कारण वो दोनों ही पानी के अंदर चले जाते हैं और ये सीन में एक्सप्लेन नहीं करने वाला। अब ये दोनों पानी से बाहर आते हैं और यहाँ पर मोमो को एक आइडिया सूझता है कि वो अपने साइकिक पावर से ओकारोन को तो तैरा ही सकती है, मतलब फ्लोट तो करवा ही सकती है। तो वो एक फिजिक्स टेक्निक को यूज करती है। वो होता है कि वो ओकारोन के बॉडी को काफी ज्यादा प्रेशर देगी जिससे वो फिसलते हुए आगे चला जाएगा, और इसी तरह लगातार करते करते वो ओकारोन को आगे ढकेल दे जाएगी। जैसे मान लो अगर हम एक मछली को पानी में बहुत जोर से पकड़ ले तो अपने गीलेपन के कारण हमारे हाथ से निकल जाती है। ठीक ऐसा ही वो दोनों करते हैं और काफी तेजी से निकलने लगते हैं। जहाँ वो बॉक्सर वाला बंदा फ्रस्ट्रेट होकर एक बहुत ही अच्छा पंच मारता है, लेकिन यहाँ पर मोमो ओकारोन को उड़ा लेती है और वो ऊपर जाके आयरा को भी बचा लेते हैं। तो यहाँ पर वो किसी और बेसमेंट में आते हैं और यहाँ पर मोमो अपने साइकिक सीपीआर इस्तेमाल करके आयरा को वापस होश में लाती है। और यहाँ पर वो सजेस्ट करती है कि कपड़ों के साथ वो उन सबको नहीं हरा सकते, उन्हें अगर उनसे फाइट करना है तो फिर उन्हें अपने स्विम सूट्स में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो दोनों लड़कियां स्ट्रिप कर लेते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो एलियंस उसी लिजर्ड के अटैक से बच रहे थे, और यहाँ पर एक सर्पोनियन डिसाइड करता है कि वो उस बॉक्सर को, खुद को और उस स्नेक वाले एलियन को अपने साथ फ्यूज करवा लेगा ताकि वो एक स्ट्रॉन्गर वर्जन में इवॉल्व हो सके। यहाँ पर तीनों डिसाइड करते हैं कि वो उनसे लड़ेंगे और वो दोनों लड़कियां ओकारोन को अपना सबमरीन बना के डाइव मारते हैं अंदर, और हमें देखने को मिलता है उन तीनों एलियंस का एक मर्ज्ड फॉर्म, जहाँ वो एलियन पलक झपकते ही वो स्नेक वाली बीम मारने लगता है और ये तीनों बाल बाल बचते हैं। लेकिन सडनली होता ही है कि वो बीम रुक जाती है और वो एलियन कहता है कि बीम को फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। यहाँ वो तीनों बाहर आके देखते हैं कि वो डायनासोर की बीम हमेशा काम नहीं करेगी, उसे पानी में ही रहना पड़ेगा और पानी के एनर्जी से वो अपने बीम को रिचार्ज करता है। तो इन लोगों के पास ये मौका था कि बीम रिचार्ज होने से पहले वो उसे खत्म करे, जहाँ आयरा अपने बालों की मदद से उस एलियन का गला दबोच लेती है जिससे वो रिचार्ज ना कर पाए, और वो उसके सिर को उड़ाने ही वाली थी, लेकिन वो एलियन उस बॉक्सर वाले पंच से आयरा के मुंह पे दे मारता है। यहाँ वो दोनों आयरा को बचा के भागने लगते हैं, जहाँ ओकारोन कहता है कि पानी के अंदर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर उस श्रिम्प वाले बंदे को हराना है तो फिर उसे पानी के बाहर लाना पड़ेगा। यहाँ ओकारोन ऐसा कहता ही है कि वो एलियन उन पे फिर से पंच कर देता है और वो तीनों अलग हो जाते हैं। जहाँ वो आया से अकेली खुद को उस एलियन के पास पाती है, जहाँ वो एलियन प्लान कर रहा था कि आया से को खत्म किया जाए, क्योंकि उनके पावर का मेन होल्ड बैक ही आया से थी। जहाँ आया से उसे चैलेंज करती है कि आजा भिड़ ले, और जैसे ही वो एलियन आया से पे खतरनाक पंच करने वाला था, आया से करेक्ट टाइमिंग के साथ उस एलियन को पानी के बाहर ले जाती है उसके पंच के रिलीज होने के जस्ट पहले, और इससे सडनली वो एलियन अंदर से ही फटने लगता है। तो यहाँ पर मैंटिस की ही वीकनेस हमें समझाई जाती है कि मैंटिस जो 15,000 न्यूटन का पंच फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ वो पानी में यूज कर सकता है। अगर वो बाहर आके यूज करने की कोशिश करे तो वो उसके लिए हैबिटेबल नहीं रहेगा और वो खुद ही के पंच से फट सकता है। तो यहाँ पर वो एलियन अपने आखिरी बीम को बचाता है और वो आया से पे मारने ही वाला होता है। इतने में आयरा उसका गला फिर से दबोच लेती है, लेकिन इस बार ना तो उस एलियन के पास वो पंच करने के लिए कोई हाथ थे और ना ही उसकी बीम रिचार्ज हो रही थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बार आयरा ने ना केवल उसकी गर्दन दबोची है, बल्कि उसने वहां तक एक बहुत ही लीनियर सा रोड बना दिया है अपने बालों की मदद से। जहाँ ओकारोन फुली रेडी था, यहाँ आयरा भी पानी के अंदर से अपने साइकिक हाथों से उस रोड को स्ट्रेट पकड़े हुई थी। और यहाँ पर ओकारोन कहता है कि मैं तेज तैर तो नहीं सकता, पर हर किसी को पता है कि एक स्ट्रेट
अडल्ट रोड पे मुझसे ज्यादा तेज कोई नहीं हो सकता। यही कहने के बाद ओकरंग मारता है फुल थ्रोटल डैश और वो ना केवल उस एलियन की खोपड़ी उड़ा देता है बल्कि वो आयासे को भी बचा लेता है। एंड इसी के साथ पूरी फाइट खत्म होती है, पूरा जोन भी खत्म हो जाता है और ये तीनों क्लासरूम के कॉरिडोर के पास नंगे पड़े रहते हैं। और यहाँ पर मुझे एक चीज एड्रेस करना है इस एनिमे के बनाने वालों पर। यहाँ पर आयासे एक लाइन कहती है, खुद ही सुन लो, थैंक यू फॉर बीइंग सो हार्ड। नहीं, वो ये भी तो कह सकती है ना कि तुम अच्छा लड़े, वेरी गुड ओकरुन। इसको यही कहना था, वो भी इस स्थिति पे। तो इसके बाद होता ही है, देखो किसी का नसीब कितना ही खराब हो सकता है। इन्हें क्या पता था कि इनके बहुत बड़े लगने वाले हैं। ये लोग अभी अभी अपने जान पे खेल के उस एलियन को हरा चुके थे। लेकिन अब बात तो ये है ना कि ये तीनों बड़ी अजीब अवस्था में क्लासरूम के कॉरिडोर के बीचों बीच पड़े हुए हैं और हर कोई इन्हें घूरे जा रहा है। इसी डर से ये तीनों भागने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी एपिसोड के साथ एक और कहानी खत्म होती है डेनेरन की। पहले टर्बो ग्रैनी वाली, फिर आ गई वो एक्रोबैटिक सिल्की, फिर आ गई ये लंड के दीवाने। देखो अब बात ऐसी है कि हो सकता है आगे जाके थोड़ा बहुत ये सीरियस हो, क्योंकि जिस अवस्था में इन तीनों को पूरा स्कूल ने देख रखा है ना, आगे जाके इनके पर्सनल लाइफ पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। पहले अगले एपिसोड से नई बकचोदी शुरू होगी, नई कहानी शुरू होगी। इन तीनों के बीच में लव ट्रायंगल तो सेट हो ही चुका है। अगला एपिसोड अगला थर्सडे आ जाएगा, तो मैं अगले फ्राइडे या सैटरडे डाल ही दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।